नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम इस बात को याद करना चाहिए हमें कि हमारे देश में जो शासन प्रणाली आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने अपनाई वह है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की भारत में। मतलब इस लोकतंत्र को स्थापित रखने के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र का विकास करने के लिए माध्यम क्या बनेगा? माध्यम बनेगा राजनीतिक दल। तो आज हम बात करेंगे इसी के बहाने भारतीय जनता पार्टी की। चूंकि 11 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को देश में एक प्रमुख लोकतांत्रिक राजनीतिक दल होने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की एकमात्र रक्षक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का आरोप अन्य राजनीतिक दलों पर लगाती रही है कि प्रायः जितने भी राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावे या तो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, जहां पर कि पोलित ब्यूरो की तानाशाही चलती है, या फिर परिवारवादी राजनीतिक दल हैं। मतलब वहां पर रानी की कोख से राजा पैदा लेता है। मतलब और सभी दल को भारतीय जनता पार्टी गैर कम्युनिस्ट मतलब पोलित ब्यूरो का तानाशाही, गैर कम्युनिस्ट मतलब परिवारवाद के पोषक, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार अपने प्रतिपक्षी दलों पर लगाया करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता इस बात का घमंड किया करता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र है। यहीं पर एक पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मेरा भी मानना है। लेकिन ये अब था, अब नहीं है, न होगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को ठेंगा पर रखा है, उसके बाद आप बताइए, कल्पना कीजिए कि क्या वर्तमान नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उस भारतीय जनता पार्टी में दोबारा कोई अटल बिहारी वाजपेयी, कोई दीनदयाल उपाध्याय, कोई लाल कृष्ण आडवाणी, कोई नितिन गडकरी, कोई जेपी नड्डा, कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह का जन्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को आप थोड़ा सा एक चिंतन कीजिए, एक विश्लेषण कीजिए, आपको सब कुछ दिखेगा। आज लगभग 2 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जेपी नड्डा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के पूरा हुए। अब तक 2 वर्षों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अदद एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पाई है। कहा जाता है ऐसा इसलिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ एक मत नहीं हो पाया है अब तक, इसीलिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अब बताइए, इसमें एक मत नरेंद्र मोदी को होना है, अमित शाह को होना है, आरएसएस को होना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचक मंडल है, जब अध्यक्ष उसको चुनना है भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, तो फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर आरएसएस वो कौन होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके? एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा ये विकसित हुई है, लोकतांत्रिक परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी ने भी अन्य दलों की तरह ही तिलांजलि दे दी है। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रही कि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्टोरल कॉलेज है पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाला, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्टोरल कॉलेज को नॉमिनेट करता है। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज को मनोनीत करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन है भाई?
प्रदेश अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होंगे। इन लोगों का निर्वाचन नहीं होता, मतलब इन लोगों का मनोनयन होता है। और मनोनयन करता कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित कर दी गई है। मतलब एको हम द्वितीयो नास्ति, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो इच्छा वही चलती है भारतीय जनता पार्टी में। तो फिर आने वाले दिनों में एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान पीढ़ी को देना चाहिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की तानाशाही या नरेंद्र मोदी का व्यक्तिवाद और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के व्यक्तिवाद में अंतर क्या है? क्या अंतर है? क्योंकि जब अगला नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी को ही चुनना है, तो फिर क्या गलत था जब सोनिया गांधी ने अपना उत्तराधिकारी राहुल गांधी को चुना और राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक रबर स्टाम्प बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? कोई अंतर नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को चुना या तेज प्रताप यादव को चुना या लालू प्रसाद यादव किसी और तीसरे व्यक्ति को चुन देते। ये तो व्यक्तिवाद ही ना है। परिवारवाद का मतलब क्या है? व्यक्तिवाद। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भारत में लोकतंत्र के सुरक्षित रहने की गारंटी आज की भारतीय जनता पार्टी कैसे दे सकती है? जब खुद भारतीय जनता पार्टी के किसी जिलाध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करेंगे और उसके बदले भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही जब जिलाध्यक्ष को मनोनीत करेगा और प्रदेश परिषद के सदस्य का चुनाव करेगा, मनोनयन करेगा, तो वो जिलाध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत है, वो प्रदेश परिषद का सदस्य, राज्य परिषद का सदस्य जिसकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष ने की है, क्या उसकी जुबान कभी भी या वो अपनी जायज मांगे कभी भी अपने नियोक्ता के समक्ष रख सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम देखिए आज आप कि देश के अंदर लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, कहने को ठीक है हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र को बचाकर रखने की जिम्मेवारी का निर्वहन देश के अंदर राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। हमारी संविधान के अनुसार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और जब राजनीतिक दलों में ही लोकतंत्र नहीं है तो फिर लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का माध्यम भी राजनीतिक दल होते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के विधायक और सांसदों के पास माने स्वार्थी, जिसे मैं क्या कहूं उसका, कि ठेकेदार टाइप के लोग होंगे जिनका संबंध पार्टी से ना होकर बल्कि उस विधायक और सांसद से होगा और वो केवल आर्थिक लाभ के लिए होगा, तो फिर वो सरकार की योजना और लाभार्थी के बीच की कड़ी कैसे बनेंगे? और नहीं बनेंगे तब तो फिर जो हो रहा है आज, जो हम पूरे देश भर के अंदर देख रहे हैं कि नौकरशाही की तानाशाही है। आप कहीं भी चले जाइए, बिहार हो या देश का अन्य राज्य, हर जगह इसी प्रकार की परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हर राज्य में आप देख लीजिए कि विधायकों से, एमएलए से ज्यादा शक्तिशाली वहां का कलेक्टर हुआ करता है। क्यों होता है ऐसा? सांसदों की तुलना में ज्यादा ताकतवर कलेक्टर हुआ करता है। क्यों होता है ऐसा? उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि ये जो सांसद और विधायक हैं, इनका संबंध कलेक्टर से एक नौकरशाह और विधायिका के सदस्य वाला नहीं है। प्रोटोकॉल के अनुसार एक एमएलए के समक्ष
कलेक्टर को कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाना है। मुख्य सचिव को भी प्रोटोकॉल के अनुसार एक सामान्य विधायक को पूरा सम्मान देना है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो सांसद 10% से लेकर 30% तक विकास योजनाओं में कमीशन वसूलेंगे, उनकी नैतिकता क्या कभी भी ऐसी होगी, नैतिक स्तर, कि वो कलेक्टर के सामने अपनी जुबान खोल सके? इसलिए कि उनका सारा काला चिट्ठा जो है वो तो कलेक्टर और वहां का जो सरकारी अधिकारी हैं उनके सामने खुला हुआ है कि कैसे ये लोग कमीशन खोरी करते हैं, कितना कुकर्म करते हैं, कितना कमीशन बांटते हैं, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया करते हैं, कैसे उसके लिए प्लानिंग रिपोर्ट तैयार कराते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा अंतर क्या आ गया कि अब आप देख लीजिए वर्तमान परिस्थिति में वैचारिक अंतर हर दल में खत्म हो चुका है, हर दल के अंदर खत्म हो चुका है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी गैर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। तो मैं स्वाभाविक रूप से आप देख लीजिए कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हर राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, कोई विचारधारा की राजनीति नहीं है। सबके सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सबके सब वोट बैंक की राजनीति है। केवल जिसको जहां जिसका पक्ष लेने से, जिसके पक्ष में बोलने से, बयानबाजियों से वोट बैंक में वृद्धि की संभावना दिखती है, वह बयानबाजी में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में व्यस्त है। कोई राष्ट्रहित नहीं है, कोई समाज हित नहीं है, न कोई पद की मर्यादा है, कुछ भी नहीं बचा है। और आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि उसी से जन्म हुआ है मैं। अगर 2014 के नरेंद्र मोदी युग से पहले देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी में भी देखेंगे आप मैं के बदले हम की भावना हुआ करती थी, एक टीम हुआ करता था। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी का भी, मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना हो, प्रदेश अध्यक्ष चुनना हो, तो कम से कम ठीक है कि उसका निर्वाचन नहीं हुआ, मतलब इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन तो होता था। और उस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई दो लोग नहीं होते थे, कम से कम 10, 20, 25, 50 लोग सिलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल होते थे। आज कितने लोग शामिल हैं? केवल एक व्यक्ति को ही तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के कौन होगा। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसी नरेंद्र मोदी के बिहाफ में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। और हर प्रदेश अध्यक्ष को यह हिदायत दी जाती है कि वो केवल और केवल मोदी नाम केवलम करने में कितना सक्षम है, और जो जितना सक्षम है उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट का आधार ही यही है कि उसके अंदर चुनाव जीतने की क्षमता कितनी है। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतने की क्षमता प्राथमिकता होती है उम्मीदवार के चयन के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति बना दी गई जिसमें कि चुनाव जीतने की क्षमता का मतलब उसका धन्ना सेठ होना ही मान लिया गया? क्या आज 90 की दशक की तरह भारतीय जनता पार्टी में कोई गरीब का बेटा भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक सांसद बनता है क्या? पता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के लिए आपके पास आर्थिक सामर्थ्य कितना है, आपके पास वैचारिक, आपके अंदर दृष्टिकोण कितना है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। बल्कि उस सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके अंदर चुनाव जीतने की क्षमता, खर्च करने की क्षमता। जो कोई भी व्यक्ति, जैसा कई लोग बताते हैं हमारे, कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले चुनाव
अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवारी करता है, अपना कहीं से भी दावेदारी ठोकता है, तो सबसे पहले उसकी क्षमता देखी जाती है कि खर्च करने की क्षमता कितनी है। मतलब ये प्राथमिकता में ही नहीं है कि ये कितना बेहतर जनप्रतिनिधि हो सकता है, ये कितना बेहतर एमएलए हो सकता है, ये कितना बेहतर सांसद हो सकता है, कितनी इसे राजनीति की समझ है, कितनी इसको विधायिका की समझ है, कितनी इसे कानून की समझ है, कितना इसके पास दूरदृष्टि है, कितना यह समर्पित हो सकता है सामाजिक कामों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए, इसके पास ईमानदारी कितनी है। अब ये चीजें प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता केवल इतना है कि ये चुनाव जीतने और जिताने के लिए इसके पास संसाधन कितने हैं और समर्पण जनता के प्रति कितना है, कोई मतलब नहीं है। विचारधारा के प्रति कितना है, कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी देश के प्रति कितनी है, कोई मतलब नहीं है। ये सब चीजें केवल एक व्यक्ति के प्रति कितनी है, ये महत्व का विषय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और जो कुछ भी है, लोकतंत्र तो नहीं है। और यदि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो नरेंद्र मोदी भी देश के अंदर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, मैं तो वर्तमान में मानता हूं कि लगभग लोकतंत्र में केवल जनता, आम जनता के पास केवल विकल्पहीनता है, विकल्पहीनता है। आप अपने मन से अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो उम्मीदवार बनाएगी उसी को वोट देना आपकी मजबूरी है। और राजनीतिक दल किसे उम्मीदवार बनाएंगे? अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सुपर बॉस की इच्छा के अनुसार। कौन है सुपर बॉस? भारतीय जनता पार्टी। आप नरेंद्र मोदी। आप कहेंगे कि यह परिस्थिति तो हर जगह है, सही है, लेकिन और पार्टियां कोई इस बात का दावा नहीं करती कि हम परिवारवादी नहीं हैं। सब कहता है कि हम परिवारवादी हैं, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई दावा नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि हम विचारधारा आधारित राजनीतिक दल हैं। कोई बीजेपी के अलावे और कोई दावा भी नहीं करता, क्योंकि ये सभी सवाल बीजेपी से इसलिए किए जाते हैं या किए जाने चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है। नरेंद्र मोदी ने आज लाल किला की प्राचीर से भी लोकतंत्र की मजबूती की बात कही है। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन लोकतंत्र के सशक्तिकरण, मजबूती की चर्चा कर रहे हैं, तो आज ये सवाल पूछना आवश्यक है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी इच्छा अनुसार अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं है, तो फिर आम जनता को क्या उनकी इच्छा के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है? यही सवाल, इसी सवाल पे मैं आप सभी लोगों को छोड़ जाता हूं कि आप इसका सवाल का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।